हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कंपनी की जो हिस्ट्री रही और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इन दोनों चीजों के बारे में तमाम तरीके के वीडियोस YouTube पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल है और उन वीडियो से सारी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। तो अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में कि इस कंपनी ने अपने लिए क्या टारगेट सेट कर रखे हैं, कितना उनको अचीव कर लिया और आगे आने वाले टाइम में इसका क्या रोड मैप रहने वाला है। तो अब अगर हम लोग बिजनेस मॉडल में सबसे पहले बात करें कि ये किन किन सेगमेंट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो ये एट प्रेजेंट 5 सेगमेंट के अंदर ऑपरेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेजरी, जिससे आता है 31% ऑफ रेवेन्यू। फिर आता है दूसरा होलसेल बैंकिंग, जिससे आता है 17% ऑफ रेवेन्यू। रिटेल बैंकिंग से आता है 51%, अदर बैंकिंग एक्टिविटीज से आता है 1% और अनएलोकेटेड एक्टिविटीज से आता है 1%। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनके लोन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स यहाँ पे देते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है इनकी होम लोन्स की कैटेगरी। अब होम लोन्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी दो कैटेगरी इन लोगों ने बना रखी है। एक तो है इनका प्राइम होम लोन। अब होम लोन्स की जो कैटेगरी है इनके लिए वो अभी बहुत ही ज्यादा फोकस में है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये लोग होम लोन का जो वेटेज है इनके टोटल लोन के पोर्टफोलियो के अंदर उसको ये 40% तक ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने दो कैटेगरी होम लोन के लिए बनाई है उसमें एक कैटेगरी आती है जिसको ये लोग 6.9% की एनुअल इंटरेस्ट रेट से होम लोन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अंदर आएंगे कुछ चुनिंदा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और इसके अलावा आएंगे टॉप सैलरीड कस्टमर टॉप कॉर्पोरेट से। और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों के लिए इन लोगों ने जो ऑलरेडी होम लोन स्टार्ट कर रखे थे उनको ये लोग उसी के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके बाद में ये लोग जो प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं वो इन्होंने एमएसएमई के लिए चालू कर रखा है। इसके अलावा ये लोग टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स उनके ऊपर लोन देते हैं, पर्सनल लोन हो गया, अदर बिजनेस लोन हो गए। और इसके अलावा ये लोग यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वुमेन्स के, उनके लिए भी इन लोगों ने कैटेगरी बना रखी है लोन्स की, तो ये उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें इनका दूसरा प्रोडक्ट जो कि है क्रेडिट कार्ड, तो अब आप लोग यहाँ बोलेंगे कि इनके क्रेडिट कार्ड में ऐसा नया क्या है। तो इनका जो क्रेडिट कार्ड है वो इन लोगों ने जनवरी 2021 के अंदर देना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे अगर आप इस कंपैरिजन टेबल को देखेंगे तो इनके क्रेडिट कार्ड के अंदर काफी ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि दूसरे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर इंडस्ट्री के अंदर नहीं दे रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल एक सर्टेन पीरियड के लिए। इसके अलावा इन लोगों का जो दूसरा यूनिक फीचर है वो ये है कि लाइफ टाइम फीस और ओवर लिमिट की जो फीस है इन लोगों ने पूरे टाइम के लिए 0 रुपीज कर दी है। और इसके अलावा इनके जो दूसरे प्रोडक्ट आ जाते हैं उसके अंदर डिपॉजिट अकाउंट, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस एटसेट्रा ये लोग कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए हमारे ट्विटर और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना ना भूलें। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ बुक्स का लिंक डाल रहा हूं जिसको पढ़ करके आप लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बैंक के डिपॉजिट्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम लोग दिसंबर 2018 से मार्च 2021 तक का डेटा देखें तो बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो 38,455 करोड़ से 82,575 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इसके अंदर जो रिटेल कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट का जो शेयर है वो इसी पीरियड के दौरान 27% से 77% तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे बैंक का जो कासा रेशियो है मर्जर से लेके मार्च 2021 तक वो 8.68% से 51.75% तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे बैंक का जो कासा डिपॉजिट है सिंस मर्जर उसके अंदर 40,622 करोड़ की जो ग्रोथ है बैंक ने अचीव करी है। और अगर यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल 20 को फाइनेंशियल 21 के से कंपेयर करें तो इस एक पीरियड के अंदर कासा के अंदर जो ग्रोथ आई है वो आई है 122% की, जो कि काफी शानदार ग्रोथ रही है इस बैंक के लिए। और
इस वजह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर बैंक की जो डिपेंडेंसी थी लास्ट के 2 सालों के अंदर, उसके अंदर 19% की कमी आई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लास्टली सेगमेंट के अंदर देखें कि बैंक के पास में कहां से कितना पैसा आ रहा है, तो इस टेबल के अंदर दो चीजें नोट करने वाली है। सबसे पहले ये कि जो बैंक की बोरिंग्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से रिड्यूस हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है बैंक के लिए। और इनकी जो कस्टमर डिपॉजिट है उसके अंदर 43% की ग्रोथ आई है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरऑल ग्रोथ को कंपेयर करेंगे तो वो आई है 10%। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें कंपनी की लोन बुक को, तो दिसंबर 2018 से लेके मार्च 2021 तक कंपनी की जो लोन बुक है उसकी वैल्यू 1,04,660 करोड़ से 1,17,127 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और कंपनी जो है वो दो तरीके के लोन बांटती है, पहला है होलसेल लोन, दूसरा है रिटेल लोन। तो अब अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में बात करूं तो एट द टाइम ऑफ मर्जर होलसेल लोन बुक की जो वैल्यू थी ओवरऑल लोन बुक के अंदर वो थी 65% की, जो कि मार्च 2021 के अंदर गिर करके पहुंच गई है 37% पे। और जो रिटेल लोन बुक थी उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी 35% की, जो कि अब बढ़ करके पहुंच गई है 63% तक ओवरऑल लोन बुक का। और अब अगर हम लोग यहाँ पे होलसेल लोन बुक के अमाउंट की बात करें तो 68,029 करोड़ से ये गिर करके पहुंच गई है 43,337 करोड़ पे। और वहीं रिटेल लोन बुक के अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो रिटेल लोन बुक की वैल्यू 36,631 करोड़ से बढ़ के 73,790 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अगर रिटेल लोन के अंदर हम लोग अगर पीएसएल रिटेल लोन की वैल्यू को भी ऐड कर दे तो उसका जो परसेंटेज है वो 63% से बढ़ के 67% पे पहुंच जाता है। और अब अगर हम लोग लास्टली इनके ओवरऑल लोन बुक का ब्रेकअप देखें और इसके अंदर हम लोग देखें रिटेल लोन बुक को, तो रिटेल लोन बुक के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% की ग्रोथ बैंक ने रजिस्टर करी है। और रिटेल लोन बुक के अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वो है इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट, जिसकी वैल्यू है 15,320 करोड़ रुपए। और परसेंटेज के टर्म्स में रिटेल लोन के सेगमेंट में जिस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ आई है सबसे ज्यादा वो है इनका अदर रिटेल लोन का सेगमेंट, जिसके अंदर आ जाते हैं इनका पोर्टफोलियो बाय आउट, डिजिटल लेंडिंग एक्सेट्रा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें कंपनी की एसेट क्वालिटी के बारे में, और इसमें अगर हम लोग सबसे पहले देखें कंपनी की जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि मार्च 2020 के अंदर जो उसकी वैल्यू थी वो थी 2280 करोड़ रुपए की। और मार्च 2021 के एंड होने पे इसकी जो वैल्यू थी वो बढ़कर के पहुंच गई 4,303 करोड़ तक। और इसी सेम पीरियड के अंदर अगर हम लोग कंपनी के प्रोविजंस देखें तो इस सेम पीरियड के अंदर वो 1471 करोड़ से 2420 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और वहीं पे अगर हम लोग इनके जीएनपीए की परसेंटेज की बात करें तो वो बढ़ करके पहुंच गई 2.60% से 4.15% तक। और वहीं पे अगर नेट एनपीए का परसेंटेज देखें तो वो 0.94% से 1.86% तक पहुंच चुका है। अब इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह रही थी सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर, जिसकी वजह से बैंक्स जो है अपने एनपीए डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, जिसके बारे में डिटेल में आप सभी लोगों को मालूम जरूर से होगा। और अब अगर हम लोग यहाँ पे बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो देखें तो वो 64.53% से गिर करके 56.23% पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो बैंक है उसने एक 375 करोड़ का एडिशनल कोविड-19 को बोल करके एक एडिशनल प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसको इस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। अब अगर हम लोग इसको भी, इस प्रोविजन को भी फाइनेंशियल ईयर 21 के प्रोविजन कवरेज रेशियो के अंदर इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे इसका परसेंटेज इंक्रीज होकर के पहुंच जाएगा 64.95% तक। अब अगर बैंक की एसेट क्वालिटी के अंदर हम लोग इनके होलसेल लोन अकाउंट की बात करें, उसके अंदर भी ऐसे 9 होलसेल लोन अकाउंट की बात करें जो कि अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड लोन अकाउंट जरूर से हैं, लेकिन ये स्ट्रेस्ड और पोटेंशियल एनपीवी है स्टैंडर्ड लोन अकाउंट होने के साथ साथ में। तो ऐसे जो 9 अकाउंट है इसके अंदर बैंक का टोटल एक्सपोजर जो है वो है 2,264 करोड़ का। और यहाँ पे बैंक ने इस टोटल अमाउंट का 48% ऑलरेडी प्रोविजन कर लिया है। और अगर मैं अमाउंट्स के टर्म में बात करूं तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 1,080 करोड़ का। अब अगर हम लोग इन अकाउंट्स को एक एक करके देखें तो इसमें जो सबसे पहला अकाउंट आता है वो है
एक टोल रोड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है वो है 873 करोड़ का, और इसमें से बैंक ने 154 करोड़ का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट का जो रीपेमेंट है वो कंसिस्टेंटली डिले हो रहा है, लेकिन टिल डेट ये अकाउंट अभी भी रेगुलर है। अब यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है वो है एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, जो कि चल रहा है उड़ीसा के अंदर। अब इसके अंदर बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है वो है 534 करोड़ का, और बैंक ने यहाँ पे पूरे अमाउंट का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे इस अकाउंट की हालत इतनी खराब इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ये जो अकाउंट है इसका जो पेमेंट है वो आता है डिस्कॉम से, और डिस्कॉम से पेमेंट डिले होने की वजह से बैंक को भी यहाँ पे पेमेंट जो है वो काफी लेट मिलता है। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रोजेक्ट आ जाता है वो है एक टोल रोड बीओटी प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है। अब यहाँ पे बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है इसके रिगार्डिंग वो है 251 करोड़ का, और जो प्रोविजनिंग हुई है वो हुई है सिर्फ 13 करोड़ की, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बैंक के अकॉर्डिंग अभी एक ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है वो आता है एक फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट का, जो कि है मुंबई बेस्ड। अब इसके अंदर टोटल एक्सपोजर है बैंक का 215 करोड़ का, और बैंक ने यहाँ पे पूरे अमाउंट की प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर ली है। अब ऐसा बैंक ने इस वजह से किया क्योंकि जो दूसरे लेंडिंग बैंक्स हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट को चेंज करने का प्रोसेस रन कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट देखें जो कि है एक विंड प्रोजेक्ट, और ये जो विंड प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका के अंदर चल रहा है। अब इस विंड प्रोजेक्ट के अंदर जो बैंक का एक्सपोजर है वो है 157 करोड़ का, जिसमें से बैंक ने 25% यानी कि 39 करोड़ की प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर ली है। अब यहाँ पे बैंक ने सिर्फ 25% ही इसलिए कवर किया क्योंकि पहले इस अकाउंट के अंदर रेगुलरली जो पेमेंट है वो डिले हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो पेमेंट है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम बैंक के पास में आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस कैटेगरी के अंदर जो नेक्स्ट कंपनी आती है वो आती है एक लॉजिस्टिक कंपनी, जो कि कर्नाटका बेस्ड है। अब इस कंपनी को बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और यहाँ पे बैंक ने 100% अमाउंट की एक प्रोविजन इस लोन अकाउंट के अगेंस्ट में क्रिएट कर ली है, और बैंक ने इसके अलावा इस कंपनी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक सोलर प्रोजेक्ट को, जो कि राजस्थान बेस्ड है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने 83 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया था, और यहाँ पे बैंक ने इस लोन के अगेंस्ट में 0% का प्रोविजन अभी तक क्रिएट किया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि बैंक को भी यहाँ पे टाइमली पेमेंट मिल रहा है। और इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें एक टोल रोड प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि तमिलनाडु के अंदर भी चल रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है बैंक ने इसके लिए 34 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसमें से बैंक ने 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। और ये जिस कंपनी को लोन दिया गया था वो कंपनी अभी अंडर रिजोल्यूशन प्रोसेस है। और अब जो यहाँ पे लास्ट अकाउंट है वो है एक विंड प्रोजेक्ट का, जो कि चल रहा है कर्नाटका और राजस्थान के अंदर। अब यहाँ पे जो लोन दिया गया था वो दिया गया था 17 करोड़ का, और जो प्रोविजन है वो पूरे अमाउंट का यहाँ पे बना लिया गया है। अब ये जो कंपनी है वो भी यहाँ पे सिमिलरली पुराने कंपनी की जैसे रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर अभी जा चुकी है। और इन सब के अलावा मार्च 20 के एंड होने पे बैंक का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर था यहाँ पे था 3205 करोड़ का, और बैंक ने इसके अगेंस्ट में 49% का प्रोविजन क्रिएट कर लिया था। और इन सब के अलावा एक बड़े टेलीकॉम अकाउंट के अंदर बैंक के 2000 करोड़ रुपए की फंडेड आउटस्टैंडिंग थी, और जो नॉन फंडेड आउटस्टैंडिंग थी वो थी 1244 करोड़ की। और अब बैंक ने यहाँ पे इसके अगेंस्ट में टिल डेट मार्च एंड होने पे 50% का प्रोविजन क्रिएट कर लिया था, और इसमें से 1135 करोड़ का जो प्रोविजन है वो बैंक ने रिवर्स कर दिया था फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड होने पे। और इसके अलावा बैंक ने जो पर्सनल लोन दिए थे तो यहाँ पे 81,007 पर्सनल लोन अकाउंट के अगेंस्ट में बैंक ने रिजोल्यूशन प्रोसेस भी इंप्लीमेंट कर दिया था कोविड-19 की वजह से। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इस बैंक के इनकम स्टेटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें इस कंपनी की इंटरेस्ट इनकम को, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर 2% का डिक्लाइन बैंक ने फेस किया है। और जो फाइनेंशियल ईयर 21 की इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर 55 करोड़ का रिवर्सल शामिल है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का। इसके बाद में अगर हम लोग देखें इस बैंक की ट्रेडिंग इनकम को, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसके अंदर 97% की ग्रोथ बैंक ने अचीव करी है, और इसका जो फिगर है वो 612 करोड़ से बढ़ के 1204 करोड़ पे पहुंच चुका है।
इसके अलावा अगर हम लोग देखें नेक्स्ट इस बैंक के प्रोविजन, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी जो प्रोविजन है उसके अंदर 45% का डिक्लाइन यहाँ पे बैंक ने अचीव किया है। और इसके अलावा जो बैंक का प्रॉफिट था फाइनेंशियल 20 के अंदर वो था -2864 करोड़ का, यानी कि 2864 करोड़ का लॉस यहाँ बैंक ने अचीव किया था फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। और वहीं पे अगर इसको कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड पे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड पे बैंक ने 452 करोड़ का प्रॉफिट अचीव किया है, और यह है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अलावा बैंक ने यहाँ पे एक एनबीएफसी और एक लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बॉन्ड्स को यहाँ पे सेल किया था, और इन बॉन्ड्स को सेल करने की वजह से इस बैंक को हुआ था 574 करोड़ का लॉस। और इसके अलावा बैंक ने एक और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के बॉन्ड्स यहाँ पे सेल किया था, इसकी वजह से भी बैंक को 382 करोड़ का लॉस यहाँ पे सफर करना पड़ा। और इसके अलावा एक तीसरा लॉस कंपनी को लगा था 110 करोड़ का, और ये जो लॉस लगा था ये एक और एनबीएफसी के बॉन्ड्स को सेल करने की वजह से हुआ था। और ये जो तीनों लॉसेस हैं ये इस बैंक की अदर इनकम के अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अलावा अगर हम लोग बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये हर क्वार्टर के बाद में इंप्रूव होते जा रहा है, और ये बैंक के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और क्वार्टर फोर्थ फाइनेंशियल 21 के एंड होने पे इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो पहुंच चुका है 5.09% तक। इसके अलावा अगर हम लोग इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें तो इसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो अभी के टाइम पे है 16.32% का, और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की कैलकुलेशन के अंदर बैंक का जो 3000 करोड़ का क्यूआईपी का इशू आया था वो भी इसके अंदर शामिल था, जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बैंक के अंदर पैसा डाला था, जैसे कि बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% का स्टेक बाय किया था। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 6.67% का, टाटा ईआईए लाइफ इंश्योरेंस ने 5.83% का, बीएनपी परिवार ने यहाँ पे 8.62% का स्टेक बाय किया था, न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट ने 8.53% का स्टेक बाय किया, और इसके अलावा वैली गिफोर्ड नाम के एक फंड ने अपने अलग अलग फंड्स के थ्रू ऑलमोस्ट 27% का स्टेक बाय किया था। और इसके अलावा अब अगर हम लोग बैंक की प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पे वो काफी कम है, जो कि सिर्फ 1.72 ही है। और अब अगर हम लोग देखें इस बैंक के कैश फ्लोज को, तो इसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसके अंदर 28% का इंक्रीज बैंक ने अचीव किया था, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आई लास्ट में वो रही 14,06,147 लाख। और इसके अलावा अब अगर हम लोग देखें इसका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो इसमें बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर 11,61,110 लाख की बोरोइंग्स को कम कर दिया था। और इसके अलावा अब अगर हम लोग नेक्स्ट इस बैंक का फ्री कैश फ्लो देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे इस बैंक का जो फ्री कैश फ्लो रहा था वो था 13,48,407 लाख। और अब अगर हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखें इस बैंक की फ्यूचर गाइडेंस को, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस बैंक की एसेट ग्रोथ के बारे में, तो 31 दिसंबर 2018 को इसकी जो रिटेल लोन बुक थी वो थी 36,236 करोड़ की, और यहाँ से उस डेट से अगले 5 सालों के अंदर यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक बैंक इस रिटेल लोन बुक को ले जाना चाहता है 1 लाख करोड़ तक। और इस टारगेट के अंदर बैंक जो है काफी हद तक सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के वक्त जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था इनकी जो रिटेल लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और इसी सेम पीरियड के दौरान बैंक ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन दिए थे ये उसको निल कर देना चाहते हैं। अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोन बुक है उसकी वैल्यू 31 दिसंबर 2018 को थी 22,710 करोड़ की, और 31 मार्च 2021 को इनके उस लोन बुक की वैल्यू रह गई थी घट करके 10,808 करोड़ की। और यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट इनके फ्यूचर ग्रोथ में देखें इनका एसेट डाइवर्सिफिकेशन, तो इसके अंदर ये लोग अपनी रिटेल लोन बुक की वैल्यू को 70% तक ले जाना चाहते हैं 5 सालों के अंदर उसी सेम पीरियड के दौरान। और यहाँ पे 31/3/2021 को इनकी जो रिटेल लोन बुक की वैल्यू थी इनकी टोटल लोन बुक की वैल्यू के कंपैरिजन में वो 63% तक ये लोग उसको पहुंचा चुके हैं। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बाद में
अगर अब हम लोग बात करें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे इनका जो टारगेट था रिटेल कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट का ओवरऑल डिपॉजिट्स के अंदर 50% से भी ज्यादा उनका होल्डिंग करने का, और इस टारगेट को ये लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू है मिलाकर के 61.5% तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे बैंक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि रिटेल कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट की जो वैल्यू है इनकी टोटल बोरिंग्स का उसको ये 75% कर दे, और इसके अलावा ये लोग अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम को 5.5% तक ले जाना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन के अंदर भी ये लोग काफी सही तरीके से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये लोग अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को 50 से 55% तक ले जाना चाहते हैं, और एट प्रेजेंट जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो है 74% पे। इसके अलावा इनका जो रिटर्न ऑन एसेट्स का टारगेट है वो है 1.4 से 1.6% तक ले जाने का, और इसमें भी ये लोग काफी दूर हैं। यहाँ पे एट प्रेजेंट इनकी जो रिटर्न ऑन एसेट्स आ रहे हैं वो है -1.81% का, और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में इनका टारगेट है 13 से 15% के बीच में इसको ले जाने का, जो कि अभी बहुत दूर है। अभी एट प्रेजेंट इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है वो आ रहा है -17.1% का। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो एनालिसिस का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।